हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। आज 27 दिसंबर है ना। उर्दू में जो सबसे अहम नाम है जिनके बारे में आपको पढ़ना है और जिनका सवाल अक्सर पूछा जाता है, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, उनकी तारीख़ पैदाइश है ना। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 में हुई। वालेकुम सलाम। कहाँ हुई थी? आगरा में। बहुत सारे लोग उनके बारे में, देखिए, मौर्रिख होते हैं। मौर्रिख कहते हैं तारीख लिखने वाले को, हिस्ट्री लिखने वाले को। राम बाबू सक्सेना एक बहुत बड़े मौर्रिख गुजरे हैं। उन्होंने मिर्ज़ा गालिब के बारे में लिखा कि वो 1796 में पैदा हुए। उन्होंने अपनी दलील दी, लेकिन हमारी किताब में जो दिया हुआ है वो क्या है? 1797, इसलिए हम 1797 को ही मानेंगे। वालिद का नाम आप सभी लोग जानते हैं, क्या नाम था? अब्दुल्लाह बेग। उनके वालिदा का नाम भी पता ही होगा, क्या नाम है? इज्जतुन्निसा बेगम। गालिब की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और आज आपको हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो आपने या जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने भी नहीं सुनी होंगी। कुछ ऐसी बातें, क्योंकि इस पर रात गालिब पे बहुत सारे मजमून मिले और मैंने पढ़ा भी उसको। गालिब का बचपन बहुत अच्छा गुजरा, भले ही वालिद की वफ़ात हो गई जब ये 5 साल के थे। तो 5 साल के थे तो कब इनकी वफ़ात हुई होगी उनके वालिद की? 1802 में। 1802 में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। और एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन गालिब को इतना होश नहीं था कि वो जान सके कि बाप की अहमियत क्या है, बाप के होने न होने का एहसास क्या होता है। उनके चचा थे नसरुल्लाह बेग। वो लावल थे जिनके पास कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने गालिब साहब और गालिब के भाई को यूसुफ बेग, मिर्ज़ा यूसुफ बेग, दोनों को गोद लिया, अपने घर पे रहने लगे। लेकिन अफसोस के कुछ दिनों बाद उनका भी इंतकाल हो गया। वालेकुम सलाम। ये बहुत ही दर्दनाक पहलू था इस हैसियत से। तो अब आगे जानेंगे। गालिब ने बहुत दुख नहीं सहे बचपन में, क्योंकि ये सब जो हादसात होते रहे, ये हादसात कब हुए? जाइए वहाँ पर है। ये हादसात कब हुए? जब गालिब होशमंद नहीं थे, बहुत कम उम्र थी। 5 साल में चचा का इंतकाल हो गया, 9 साल के थे तो 5 साल में वालिद का इंतकाल हो गया, 9 साल में चचा का इंतकाल हो गया। बहरहाल गालिब के बारे में है कि गालिब ने जब पढ़ाई शुरू की तो उन्होंने एक ऐसे उस्ताद से तालीम हासिल की जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे। अभी आप लोगों ने मैट्रिक और इंटर में तो नहीं पढ़ा है, ग्रेजुएशन में जाइएगा तो उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। 8वां क्लास में अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा होगा, एक नज़्म थी दुनिया, ठीक है? इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्त कीजिए, है ना। उसके लिखने वाले हैं नज़ीर अकबर आबादी। उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, रोटी नामा, और भी बहुत सारी नज़में लिखी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये आपको आगे की किताबों में पढ़ना, और CBSE में ये सब है। अगर CBSE की किताबों को देखें तो 9th और 10th में उनको पढ़ना है। तो उनसे भी इन्होंने तालीम हासिल की जैसे जिसके बारे में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है।
मिर्ज़ा गालिब जाहिर सी बात है एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तालीम उनके अंदर बचपन से थी, तालीम का शौक़ भी था, इसीलिए वो बहुत आगे तक गए। 13 साल की उम्र हुई तो इनकी शादी हो गई। पता है ना 13 साल की उम्र में किनसे शादी हुई? उमराव बेगम से। वो इलाही बख्श खां की बेटी थी। कहीं पर दिया हुआ है पोती थी, जो गलत है, कहीं पर बेटी है। कुछ सवालात हमारी किताबों में ऐसे हैं और गाइड में ऐसे हैं जहाँ कन्फ्यूज कर जाते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। इलाही बख्श खां की बेटी थी और सबसे कमाल बात यह है कि इनके ससुर इलाही बख्श खां ये खुद एक शायर थे और ससुर का असर पड़ा इन पर, ये भी शायरी करने लगे। कुछ दिनों तक ये आगरा ही में रहे, लेकिन उसके बाद ये दिल्ली चले आए। दिल्ली आने के बाद जो ख़ास बात आपको हम बताना चाहते हैं वो बहुत अहम है कि बचपन से इनको शतरंज खेलने की आदत थी। शतरंज जिसको चेस कहते हैं हम लोग, खेल को अगर खेल की तरह खेला जाए तो ठीक है, लेकिन वो खेल जब जुनून बन जाता है तो बहुत बुरा होता है। अब शतरंज में वक्त लगता है ना शतरंज में। और जब वक्त लगेगा तो शतरंज खेलेंगे कौन? वही खेलेंगे जिनके पास वक्त हो। और वक्त किनके पास होता है? जो बेकार के आदमी हो, जिनको कोई काम नहीं हो। तो दिल्ली में इनकी सोहबत जो पड़ी वो गलत लोगों से हो गई। खुद भी शतरंज खेलते और किस ग्रुप में जाकर बैठते? नशेड़ी भंगेड़ी सब जो होता है ना, क्योंकि ये चस्का लग चुका था इनको, तो वो इनके बीच में जाके बैठते और खेला करते। ये कहीं से भी गालिब की शान के लायक नहीं था। बहरहाल आदत होती है। जिसको खैनी खाने की आदत हो ना, वो किसी से भी खैनी ले सकता है ना। रास्ते पर चल रहा है कोई, कौन है, क्या है, किस हालत में है नहीं पता है, जहाँ रगड़ा खैनी भाई थोड़ा सा हमको भी दे दो, ये नशा होता है। तो ये गालिब साहब को आदत पड़ी और आपको सुन के ये तज्जुब होगा कि जब वहाँ नए कोतवाल आए दिल्ली में, पहले वाले से जान पहचान थी, इसलिए जहाँ गालिब साहब होते थे तो पहले वाले कोतवाल नहीं जाते थे, जान पहचान थी। जब उनका ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ दूसरे कोतवाल आए, वो तो गालिब साहब को नहीं जानते। कोतवाल कहते जैसे थानेदार आजकल होते हैं ना, थानेदार देखते होंगे कर्जा थाना की गाड़ी सब चलती रहती है, उसी में कर्जा थाना के इंस्पेक्टर भी होंगे। तो जो वहाँ के सबसे बड़े पुलिस होते हैं उनको कहा जाता है। तो वहाँ क्या हुआ कि रोक लगा दिया गया कि आप कहीं भी इस तरह का जुआ हुआ नहीं खेल सकते हैं। गालिब साहब शतरंज के चक्कर में जुआ भी खेलने लगे थे। अब चस्का तो पड़ा हुआ है, लेकिन अगर बाहर खेलेंगे तो क्या होगा? लोग पकड़ लेंगे। इन्होंने क्या किया, घर पे ही खेलना शुरू किया और लोगों को बुलाते रहे। इनकी बीवी जो थी उमराव बेगम बहुत अच्छी थी, बहुत नेक औरत थी। गालिब को कई औलादें हुई और वो औलादें मर गई, कोई जिंदा नहीं बचा। इस पर भी सब्र किया। गालिब साहब के जो करतूत हुआ करते थे, जो बता रहे हैं आपको, इसके बावजूद उन्होंने सब्र किया। लेकिन पुलिस तो मानने वाली नहीं है। एक दिन छापा पड़ा और इनको लेकर जेल में पहुंचा दी, जहां 6 महीने तक ये जेल के अंदर रहे। ये बात किसी ने आपको नहीं बताई और कोई जानते भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि गालिब साहब खराब थे, नहीं। 1-2 आदतें इंसान की अगर कहीं खराब होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान ही खराब है। खराब वो होता है जो किसी का नुकसान पहुंचाता है। हम देखते हैं अपने आसपास, हमारे पास भी एक माहौल है, देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जुआ खेल रहे हैं। जुआ खेलना किसका बिगाड़ रहे हैं? अपना बिगाड़ रहे हैं। हमारे क्या बिगाड़ रहे हैं? लेकिन एक बहुत अच्छे हैं, आलिम है, नमाज पढ़ते हैं, वो दूसरों की जमीन हड़प कर गए, किसका बिगाड़? ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादार हो।
शराब को बुरा क्यों कहा गया? शराब पीने के बाद लोग क्या करते हैं? दूसरों का नुकसान करते हैं। पता नहीं सामने से कौन जा रहा हो और गलिया दिया उसको, उसका नुकसान हुआ ना। तो ये सब होता है। तो गालिब के बारे में इस बात को सोचकर या समझकर जो मैंने कहा, ये पता करना कि वो बुरे आदमी थे। अगर बुरे थे तो वो किसका नुकसान किया बताइए आप? अपना किया तो अपने मर जाए, क्या दिक्कत है? हमको टेंशन नहीं है। दूसरे को तो आंच नहीं आने दिया ना उन्होंने। खैर, अच्छे लोग होते हैं, बदलते भी हैं। गालिब साहब बदल भी गए। और यही हमने पहले भी कहा था कि कभी भी किसी के माजी से मत खेलिएगा। उसका गुजरा हुआ दौर कैसा है ये कभी किसी से मत पूछिएगा। क्या हम किसी के गुजरे हुए दौर से उसको जोड़ सकते हैं? हो सकता है कोई आदमी गुजरे हुए दौर में बहुत अच्छा रहा हो, बाद में खराब हो गया कभी, अब उसको क्या कहेंगे? खराब कहेंगे। अब सहाबे किराम जो हमारे हैं, बहुत सारे सहाबे किराम हैं, उनका गुजरा हुआ दौर कैसा है? अच्छा है या बुरा है? बुरा है ना। बहुत कुछ सहाबे किराम ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफना दिया था। जब वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एक सहाबे के बारे में बता रहे हैं कि जब वो आते, हजूर जब बेटी का जिक्र करते तो वो रोने लगते। हजूर ने पूछा बात क्या है, तो उन्होंने पूरा वाकया बताया था, मैंने अपनी बेटी को दफना दिया था। अब कोई उनके गुजरे हुए जमाने के बारे में बात करे, क्या ये सही है? तो गालिब बाद में क्या बने वो आपको जानना जरूरी है। 1855 या 56 में मिर्जा ज़ौक़ का जब इंतकाल हो गया, जो बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे, तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के उस्ताद बने। और अब सोचिए, जो आदमी हिंदुस्तान के बादशाह का उस्ताद बन जाता है वो कैसा इंसान होगा? बहुत बड़ा, जिसकी ताज़ीम के लिए बादशाह भी खड़ा हो जाए। उस्ताद के सामने खड़ा होना है, जिसकी ताज़ीम के लिए बादशाह भी खड़ा हो जाए। ये गालिब की अजमत है। गालिब के बारे में ऐसे पहलुओं के बारे में मैंने बताया आपको जो बहुत बुरे हैं। वो इसलिए बताया ताकि आप कभी भी किसी के पास्ट को लेकर ताना मत दीजिएगा। जो गुजर गया सो गुजर गया। अभी लोग क्या हैं उसको देखिए। खालिद बिन वलीद हजूर के खिलाफ लड़े थे, जब लड़े थे वो बुरे थे, जब इस्लाम में दाखिल हो गए वो अच्छे हो गए, और आज हम लोग उनका एहतराम करते हैं। आपको ये ताना दे कि आप क्या थे, हमसे कह रहे हैं आप क्या थे? क्या थे आप? उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी आप क्या हैं इससे फर्क पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना? तो गालिब के गुजरे हुए दौर को आप लोग इस रूप में जाने। बहरहाल वो दिल्ली गए तो दिल्ली रुक गए। एक बार वो कलकत्ता का सफर किए थे। कुछ तो कहिए के लोग कहते हैं, कुछ तो कहिए के लोग कहते हैं। आज गालिब गजल सराहना हुआ, आज गालिब गजल सराहना हुआ। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन हमारे पास जो किताबें हैं वो बस 2 या 3 हैं। उदय हिंदी उर्दू मोहल्ला और कुल ये क्या कहते दीवाने गालिब। उन्होंने फारसी में बहुत सारी किताबें लिखी, मेहर नीमरोज़ और भी बहुत सारी किताबें हैं। तो जिससे पता चलता है कि गालिब हर फन में माहिर थे। उनकी सारी किताबों को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि फारसी हर फन में जो अदब के जो फ़नून होते हैं उसमें माहिर थे। और 1857 का ज़माना उन्होंने देखा। मिर्ज़ा गालिब को पेंशन मिलती थी बहुत जगहों से। जब लड़ाई हुई तो पेंशन रुक गई। उसके बाद जो दौर है बहुत ख़तरनाक दौर है। भूखे रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका भाई यूसुफ है, उसी दौर में घर से बाहर निकलता है तो फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आता है। ये दुख दर्द झेले। और 1869 का वो दौर आता है जब मिर्ज़ा गालिब बहुत बीमार हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं।
हकीम आते हैं इलाज करने के लिए। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं अब कोई उम्मीद नहीं है। कुछ देर के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। उनका साथ निभाने वाली उनकी बीवी उमराव बेगम अकेली हो जाती है। वो उमराव बेगम जिन्होंने गालिब को बर्दाश्त किया, जिन्होंने हर दुख सुख में गालिब का साथ दिया। गालिब के पास जब नहीं था पैसा तभी उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया। गालिब जब बादशाह के उस्ताद हो गए तब भी उन पर कोई फर्क नहीं आया। एक तरह से जिंदगी गुजारती रही, वो बिल्कुल अकेली हो गई। गालिब साहब के इंतकाल के 1 साल होने को है, मतलब एक महीने के बाद गालिब की बरसी मनाई जानी है, तैयारियां हो रही हैं। लेकिन उमराव बेगम का इंतकाल हो जाता है, यानी उमराव बेगम अपने शौहर की पहली बरसी भी नहीं देखती हैं, जिससे पता चलता है कि उमराव बेगम को अपने शौहर से कितनी मोहब्बत थी। दुनिया वाले भले ही इसको जिस नज़र से देखें, लेकिन वो बहुत अच्छी खातून थी, बहुत अच्छी औरत थी। वो औरत जिसकी 6 औलाद एक के बाद एक मरती जाए, सोचिए क्या गुजरता होगा उसको। तो ये मिर्ज़ा गालिब की जिंदगी थी। नज़ीर अकबर आबादी उनके उस्ताद गुजरे हैं, कोई नहीं जानता है। ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि लोग नज़ीर अकबर आबादी को गालिब से बहुत छोटा मानते हैं और अदबी मामले में बहुत छोटे हैं भी। कहाँ गालिब हैं, कहाँ नज़ीर अकबर आबादी हैं। लेकिन बहरहाल उस्ताद होता है। आज भी नज़ीर अकबर आबादी और गालिब जिंदा होते तो नज़ीर अकबर आबादी को देखकर गालिब खड़े हो जाते कि उस्ताद आ रहे हैं। तो गालिब की ज़िंदगी को समझिए। इंसान अपनी ज़िंदगी में कई पहलुओं से गुजरता है, कई मोड़ से गुजरता है। कुछ काम वो जो करता है, कई बार ऐसा होता है वो करना नहीं चाहता है लेकिन कर लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कुछ काम वो करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। मजबूरियाँ हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं, मजबूरियों का खेल है ये ज़िंदगी हमारी। लेकिन इसी मजबूरियों से गुजरते हुए हमें अपना सफ़र शुरू करना है। जिस तरह सूरज बादल रहे तो भी चलता है, बादल ना रहे तो भी चलता है। ये पूरब की तरफ से निकलता है और पश्चिम में जाकर डूब जाता है। हम भी दुनिया में आए हैं, तुलू तो हो गए हैं, हमको भी गुरूब होना है। एक दिन हमको भी डूब जाना है। लेकिन बीच का ये वक्फा है, इसको ऐसा बनाए कि दुनिया हमको याद करे।